तो गाइस इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सपेंसेस विच आर डिसअलॉयड। जैसे कि हम अपने पिछली वीडियोस में भी कुछ एक्सपेंसेस की बात की थी विच हैव बीन कैटेगोरिकली डिसअलाउड फॉर कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ प्रोफेशन गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो उसी को इस हम सेशन में कंटिन्यू करेंगे, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड। बट सबसे पहले हम बात करेंगे डिसअलाइबिलिटी ऑफ some expenses which are only disallowed under specified circumstances. So कुछ expenses जो कि disallow हैं but under specified circumstances, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 40A जो है वो बेसिकली डील करता है उन एक्सपेंसेस से जो कि अदरवाइज तो अलाउएबल हैं एज अ डिडक्शन, बट दे शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। मतलब वो जनरली वो अलाउंसेस डिडक्शन अलाउड है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में किन्हीं केसेस में वो जो है वो डिडक्शन अलाउबल नहीं माने जाएंगे। वो कौन से हैं? अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो इट इज़ पेमेंट टू रिलेटिव्स। सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट द सेम, और ये कहता क्या है? एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स shall be disallowed as an expense if, in the opinion of a particular assessing officer, that is the person who is examining the income of that particular assessee, सो जो असेसिंग ऑफिसर है अगर उसको लगे कि ये जो पेमेंट करी गई है रिलेटिव्स को ये बहुत ज़्यादा है या अनरीजनेबल है, और अगर कुछ पार्ट ऑफ दैट पेमेंट इज ओनली रीजनेबल अनरीजनेबल, सो जो वो हिस्सा है जो अनरीजनेबल माना जाएगा, जो एक्सेसिव माना जा रहा है, तो सिर्फ वही पार्ट जो है वो डिसअलाउ किया जाएगा, बाकी का हिस्सा जो है वो उसको अलाउ किया जा सकता है। अगर कंपनीज एसएससी की फॉर्म पे बात करें तो कौन कौन से होंगे? कंपनी एसएससी की फॉर्म में रिलेटिव्स टर्म जब हम यूज़ करें रिलेटिव, तो रिलेटिव में कौन कौन लोग क्वालिफाई होंगे? रिलेटिव के केस में डायरेक्टर टू कंपनी आ सकते हैं। देन इज़ एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म, अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनर ऑफ अ फर्म आ जाएगा। देन अगर हम सिमिलरली रिलेटेड बात करें कोई एसोसिएशन की तो उसका मेंबर आ जाएगा, मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन, एओपी और फर्म, एओपी और से एचयूएफ, एनी हाउ। सो इन सारे केसेस में या डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है तो वो भी इसी में क्वालिफाई होगा। सो ये सारी कैटेगरीज उन लोगों की है जो कि हम रिलेटिव्स टर्म में इंक्लूड करेंगे। सो एनी पेमेंट, एक्सेसिव पेमेंट और अनरीजनेबल पेमेंट बीइंग मेड टू सच कैटेगरी ऑफ पर्सन्स शैल बी डीम्ड टू बी अ डिसअलाउएबल एक्सपेंस, उसको अलाउ हम नहीं करेंगे अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2। सेकेंड पार्ट, अगर कोई पेमेंट की गई है 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, कैश में, तो उसको भी हम जो है वो एक्सपेंस एज अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कि हमने पिछले सेशन में भी बात करी थी, पिछले वीडियो में जो हमने एक्सपेंसेस डिसअलाउड की ही बात करी थी। अगर कैश में 10,000 से ज़्यादा कोई पेमेंट करी गई है तो उसको एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम टूर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, रेलवेज़ को पेमेंट हुई है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज को, एनी हाउ, तो उसके केस में 35,000 इज़ द लिमिट। अगर इस अमाउंट से ज़्यादा एक्सेप्ट बाय कैश और बियरर चेक अगर आपने पेमेंट करी है तो वो अलाउ नहीं मानी जाएगी, ठीक है जी। अगर इस अमाउंट से ज़्यादा कोई पेमेंट कर रहे हैं 10,000 या 35,000 से ज़्यादा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस्ड चेक, जिसको हम अकाउंट पे ही चेक भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम चेक की पेमेंट करते हैं या चेक हम किसी को ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 2 लाइंस लगा देते हैं एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द चेक, दैट मीन्स क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। सो 10,000 से ज़्यादा नॉर्मली, या अगर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो 35,000 से ज़्यादा तभी पेमेंट डिडक्शन या एक्सपेंस अलाउएबल माना जाएगा अगर वो क्रॉस चेक से किया गया है या एक बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किया गया है। अदरवाइज इट बिकम्स एन इनएडमिसिबल एक्सपेंस और एक्सपेंस विच इज़ डिसअलाउड। देन थर्ड इज प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। इसकी अगर हम बात करें सेक्शन 40A सब सेक्शन क्लॉज 7 इसके बारे में बात करता है। एंड व्हाट डज इट से? इट सेज कि कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी अगर कोई प्रोविजन बनाई जाती है फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू एम्प्लॉयज़ ऑन देयर रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। मतलब या तो उनकी रिटायरमेंट के टाइम के लिए कोई प्रोविजन
क्रिएट की गई है उनको ग्रेचुटी पे करने के लिए और उसमें कंट्रीब्यूशन की जा रही है, या उनके एम्प्लॉय की जो जॉब है वो पहले ही टर्मिनेट हो जानी है या किसी कारण से टर्मिनेट हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग कोई फंड क्रिएट किया गया है या प्रोविजन बनाई गई है ग्रेचुटी पेमेंट के लिए, तो वो भी डिसअलाउड है। अदरवाइज हाँ, 2 केसेस में ये चीज़ नहीं मानी जाएगी, मतलब कि जहां पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी जो है उसकी प्रोविजन जो है वो अलाउड मानी जाएगी। वो कब? जब वो प्रोविजन कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन के लिए बन रही हो जो एक अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड हो। अगर वो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो जो प्रोविजन उसके लिए क्रिएट की गई है वो एक्सपेंस अलाउड है। सिमिलरली अगर कोई प्रोविजन बनाई गई है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के लिए जो कि उसी साल उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में पेबल है ग्रेचुटी, तो उसके केस में अगर उस साल कोई प्रोविजन बनाई गई है तो वो भी एज एन एक्सपेंस अलाउड है। अदरवाइज इन दोनों सर्कमस्टांसिस को छोड़ के पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के लिए अगर कोई प्रोविजन बनाई जाती है तो वो एज एन एक्सपेंस डिसअलाउड है, उसको अलाउ नहीं करना। देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड, ट्रस्ट्स, कंपनीज एंड सो ऑन। सो अगर कोई भी सम पे किया जाता है, अमाउंट पे किया जाता है असेसी द्वारा, बीइंग एन एम्प्लॉयर towards any formation of or contribution to any type of fund, any type of trust, any company, any organization, association of persons, body of individuals, किसी सोसाइटी को, इन सब कैटेगरीज को अगर असेसी जो कि एम्प्लॉयर है अगर वो कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है या कोई फंड क्रिएट कर रहा है इनके कॉन्टेक्स्ट में इनको पे करने के लिए, तो उस केस में जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं की जाएगी। सिर्फ 3 केसेस हैं जहां पर ये जो कंट्रीब्यूशन जो वो कर रहा है उसकी डिडक्शन जो है वो अलाउड मानी जाएगी। वो कौन कौन से हैं जो हमने डिडक्शंस के केस में किया था? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। ये किस किस के बारे में डील करते हैं? 1 डील करता है इंश्योरेंस प्रीमियम की कंट्रीब्यूशन जो हमने बात करी थी, ठीक है। सो उस केस में अगर फंड क्रिएट किया गया है या अमाउंट कंट्रीब्यूशन की गई है वो अलाउड है। 4 बात करता है बोनस एंड कमीशन। सो अगर उसके रिगार्डिंग कोई फंड या ट्रस्ट या कंपनी को पेमेंट की जा रही है वो अलाउड है। और 5th डील करता है सब क्लॉज 5th सेक्शन 36 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो इन 3 केसेस में जो है अगर कंट्रीब्यूशन की जा रही है या फंड क्रिएट किया जा रहा है या पेमेंट करी जा रही है टू कंपनीज, ट्रस्ट, फंड्स, एनी था तो वो अलाउड है इन 3 सेक्शन में। सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 जो हमने अलाउएबल डिडक्शंस की थी सेक्शन 36 के अंदर, सब सेक्शन 4 बोनस ऑन कमीशन एंड 5 क्लॉज 5 जो की डील करता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इनके अलावा अगर कोई कंट्रीब्यूशन की जा रही है, कोई फंड क्रिएट किया जा रहा है तो वो जो है एज ए डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। सो दीज आर बेसिकली द एक्सप्रेसली expenses which are disallowed under specified circumstances which are otherwise allowable। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 36, 1, 4, 5 में अलाउएबल है बट उसके अलावा डिसअलाउड है। पेमेंट अगर रिलेटिव्स को की जा रही है, अगर जेन्युइन है तो अलाउड है, अगर एक्सेसिव लग रही है तो एक्सेसिव पोर्शन डिसअलाउड है। पेमेंट अगर 10,000 से ज़्यादा की जा रही है और कैश या बियरर चेक या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट से मोड से की जा रही है तो वो डिसअलाउड है। अगर 10,000 तक की जा रही है वो अलाउड है। अगर 10,000 से ज़्यादा कोई हम अकाउंट पे ही चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी अलाउड है। सो इट बेसिकली प्रेजेंट्स द वेरियस सिनेरियोज अंडर विच अलाउएबल डिडक्शन बिकम्स अ डिसअलाउएबल डिडक्शंस। फाइनली सेक्शन 43B इसमें आता है। उसमें क्या है, कुछ डिडक्शंस जो कि सिर्फ तभी अलाउड है अगर वो एक्चुअल में पे करी गई हों। सिर्फ उनका हमने एंट्री कर दी बुक्स में या उनको क्लेम करना ना या ड्यू हो गई इसलिए हम उसको एज एन एक्सपेंस डिडक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज़ ड्यू है, हमने इसको फ्यूचर में पे करना है। ये डिडक्शंस, ये पेमेंट्स सिर्फ तभी अलाउड होंगी अगर ये एक्चुअल में पे करी गई हैं जबकि ये उस पर्टिकुलर ईयर में रिक्वायर्ड थी। ठीक है जी। अब इनमें से कौन कौन सी हैं? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट एनी पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में, कोई सुपर एन्युएशन दैट इज़ रिटायरमेंट सॉर्ट ऑफ फंड या ग्रेचुटी फंड में या कोई और फंड जो उसके एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए बनाया गया है। इनमें जो कंट्रीब्यूशन है वो तभी अलाउ की जाएगी अगर वो जो सम उसकी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने जो पे करनी है, अपना हिस्सा जो क्लेम कर रहा है, वो एक्चुअल में उसने पे किया है उस फंड के कॉरस्पॉन्डिंग, उस फंड में एक्चुअल में पे किया है। सेकेंड पार्ट
अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी पेमेंट्स आ जाएंगी, इसमें पेमेंट आ जाएगी बेसिकली एनी सम विच इज़ पेबल बाय वे ऑफ एनी टैक्स और एनी वे ऑफ ड्यूटी, से कस्टम ड्यूटी और एनी हाउ कोई फीस पे की गई है, कोई सेस पे किया गया है किसी भी नाम से, विच इज़ रिक्वायर्ड अंडर लॉ। सो कोई भी अंडर लॉ अगर टैक्स पे करना है, ड्यूटी पे करनी है, फीस पे करनी है, सेस पे करना है, तो वो जो है वो जो है बेसिकली वो तभी अलाउ किया जाएगा अगर आपने एक्चुअल पेमेंट करी है एम्प्लॉयर ने। देन कोई बोनस या कमीशन हो गया तो उसके केस में विच इज़ पेबल टू एम्प्लॉयज़, अगर एक्चुअल पे किया तभी वो अलाउड होगा डिडक्शन। कोई ऐसा सम पेबल जो एज एन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड या ग्रेचुटी फंड है, तो उस केस में अगर एक्चुअल पे किया गया है। कोई इंटरेस्ट था ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम स्केड्यूल्ड बैंक, जो हम बैंक से या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर कोई लोन लिया गया, अगर उस पर इंटरेस्ट पे किया है, अगर वो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया गया है उस लोन पे, उस अमाउंट पे, इट कुड बी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट कुड बी स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन एज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस स्टेट्स। सो उनसे हो जाए, बैंक से हो जाए, उनके केस में अगर इंटरेस्ट एक्चुअल में पे किया गया है तो वो आप चार्ज कर सकते हो। अगर एक्चुअल में पे नहीं किया, सिर्फ ड्यू हुआ है, तो वो आप क्लेम नहीं करोगे। Then any amount which is paid basically for against leave encashment for any leave which was due to employee, and against that leaves or in lieu of that leave any amount that is being payable to employee concerned by employer। तो मतलब जो एम्प्लॉयज़ को छुट्टियां अलाउड हैं, बस उसने छुट्टियां नहीं करी, सो वो जो उसने छुट्टियां नहीं करी तो उसके अगेंस्ट उसको अलाउड है कि वो कैश पेमेंट ले सकता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या होता है कि ओवरऑल आप सर्विस में जितनी छुट्टियां आपको, फॉर एग्जांपल हर ईयर 30 छुट्टियां अलाउड है, या उसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरीज की छुट्टियां, तो अगर आप वो छुट्टियां अवेल नहीं करते तो आप बाय एंड ऑफ योर सर्विस, बाय द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट, यू कैन क्लेम कैश अमाउंट अप टू 300 डेज ऑफ लीव्स दैट यू हैव नॉट टेकन। सो अगर आपने पूरी सर्विस के दौरान से 400 डेज छुट्टी नहीं ली, ठीक है, सो आपके पास एक प्रोविजन है कि 300 दिन तक, 300 दिन के बराबर जो है आप कैश पेमेंट ले सकते हो अगेंस्ट नॉट अवेलिंग दोज लीव्स। मतलब अगर आपने छुट्टियां नहीं की तो 300 दिन का आपको कैश जो है वो सैलरी के हिसाब से, प्रोपोर्शनेट लेटेस्ट सैलरी के हिसाब से वो मिल जाएगा। ठीक है जी। सो ये सारे एक्सपेंसेस तभी अलाउड हैं अगर आपने ये एक्चुअल में पे किए हैं एम्प्लॉयर ने टू एम्प्लॉयज़ या टू सेड कैटेगरीज, बीट पेमेंट इन कैश और टू रिलेटिव्स और ग्रेचुटी और फंड्स एक्सेट्रा। सो अगर ये एक्चुअल पेड नहीं है, ये लास्ट वाला पार्ट, तो उसके केस में ये जो है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। ऊपर वाले जो हैं वो उन पे पेमेंट के लिए एक्सप्लिसिटली कंडीशन नहीं है, पेमेंट टू ग्रेचुटी या रिलेटिव्स, बट ये जो हमने अभी टैक्स की बात की, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो है वो एक्चुअल पेड होने चाहिए, तभी ये अलाउ किए जाएंगे। सो और क्या क्या है इसमें पेमेंट्स अलाउड हैं। सेक्शन 43B जो कैश पेमेंट्स हैं तभी उसके बारे में बात करता है। पेड पेमेंट्स, अगर कोई बेसिकली अगर हम रूल की बात कर रहे हैं कि जो सेक्शन 43B की अभी हमने बात की प्रोविजंस की, वो पेमेंट्स हैं उसमें किस तरह से अलाउ होंगी और किस केस में डिसअलाउ होंगी। अगर तो जो पिछली पेमेंट्स अभी हमने प्रीवियसली मेंशन करी हैं, सेल्स टैक्स, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड सो ऑन, जो भी अभी सेक्शन 43B के अंदर पिछले स्लाइड में मेंशन करी हैं, अगर तो वो एक्चुअली पे करी गई हैं 31 मार्च उस साल, प्रीवियस ईयर जिस साल की वो पेमेंट्स थी, तो वो पूरे की पूरी अलाउड की जाएंगी। अगर वो 31 मार्च के बाद पे की गई हैं बट रिटर्न की फाइलिंग से पहले पे कर दी गई हैं, मतलब वो पिछले साल की पेमेंट्स थी, ठीक है, बट हमने 31 मार्च जो लास्ट डेट थी उस साल की वहाँ तक उसको पे नहीं किया, बट 31 मार्च के बाद हमने उसको अप्रैल के मंथ में पे किया, 10 अप्रैल को, 15 अप्रैल को और एनी हाउ, ठीक है, बट जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल की उससे पहले ही पे कर दिया। सो उस केस में भी जिस साल को वो पेमेंट बिलोंग करती है, दैट इज प्रीवियस ईयर, उस साल जिस साल की पेमेंट थी अलाउ मानी जाएंगी। बट अगर वो पेमेंट्स हमने पे भी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसके बाद करी, तो वो सिर्फ उसी साल में अलाउड होंगी जिस साल वो पेमेंट करी गई है। मतलब जिस साल को वो बिलोंग करती हैं पेमेंट, उस साल के लिए नहीं, अब नेक्स्ट ईयर में वो अलाउ की जाएंगी। फॉर एग्जांपल 31 मार्च तक पिछला साल खत्म, सो अगर हमने 31 मार्च तक वो पेमेंट नहीं करी, उसके बाद हमने रिटर्न फाइलिंग की डेट अगर हमारी 31 जुलाई है और तब तक भी हमने उसको पेमेंट नहीं करी और हमने वो पेमेंट करी सितंबर में जाके, तो वो जो ये प्रोस्पेक्टिव ईयर चल रहा है 1
अप्रैल से जो अगले 31 मार्च तक इस साल के लिए हम वो डिडक्शन क्लेम करेंगे, कब? अगले साल में जाके, ठीक है, वो पिछले साल के लिए अवेलेबल नहीं मानी जाएंगी। सो अगर असेसी जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन कर रहा है ड्यू बेसिस पे, मर्केंटाइल बेसिस पे, तो ये सेक्शन जो है वो एप्लीकेबल होगा। बट किस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो असेसी अपनी कैश बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, पेड बेसिस पे, पेमेंट बेसिस पे, एक्चुअल रिसिप्ट बेसिस पे, तो उस केस में ये जो सेक्शन 43B है ये अलाउड नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। सो ये तभी एप्लीकेबल है जब बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू बेसिस पे या मर्केंटाइल बेसिस पे मेंटेन की जा रही हैं। देन अगर हम बात करें डीम्ड प्रॉफिट्स की, कि कुछ डीम्ड प्रॉफिट्स माने जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? सेक्शन 41 बेसिकली डील करता है डीम्ड प्रॉफिट्स के केस में। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल डिडक्शंस विच आर अलाउड अर्लियर बट दे आर रिकवर्ड लेटर ऑन। So when any allowance or deduction which has been made in any assessment for a particular year, कोई लॉस हो गया एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग और उसके रिगार्डिंग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में प्रीवियस ईयर में हो गया और वो सब्सिक्वेंटली रिकवर हो गया, तो उस केस में लॉस और एक्सपेंडिचर की जब हम बात करें, इट कुड बी रिलेटिंग टू एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी और सेसेशन ऑफ एनी लाइबिलिटी मींस वाउंडिंग अप ऑफ एनी लाइबिलिटी और यूनिलेटरल एक्ट एंड सो ऑन। सो उस केस में क्या है कि कोई बेनिफिट या कैश जो सक्सेसर इन बिजनेस ने अगर ऑब्टेन किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, जो पहले किया गया था बट लेटर ऑन वो वापस आ गया, फॉर एग्जांपल कोई ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट मिल गया गवर्नमेंट से, या कोई और अमाउंट था जो डिडक्शन पहले अलाउ की गई थी और बाद में बट वो रिकवर कर ली बिजनेस ने, ठीक है, एनी हाउ फ्रॉम क्लाइंट और एनी हाउ। सो उस केस में जो है वो सक्सेसर है जिसको वो पेमेंट बाद में मिल रही है, दैट पर्सन, दैट बिजनेस शैल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन सच अमाउंट एंड सच अमाउंट विच इज बीइंग रिकवर्ड शैल बी presumed to be a profit of that business, that will be presumed as a deemed profit, a presumed to be profit of that particular business. देन कोई बैलेंसिंग चार्ज है सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, मतलब कोई बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर है जो असेसी ने ओन किया है, अगर उसको वो बेच रहा है, कोई उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या डिस्कार्ड कर दिया एक पर्टिकुलर ईयर में और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम की थी से ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, सो जो अगर एक्सेस ऑफ कोई अमाउंट उसने रियलाइज किया उसको बेच के एक्सेस ऑफ अमाउंट जनरेट किया है ओवर द डेप्रिशिएटेड वैल्यू और द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, टर्मिनल वैल्यू, तो जो सरप्लस अमाउंट होगा वो भी उसका बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा, वो भी डीम्ड प्रॉफिट माना जाएगा और वो उसकी इस हेड की इनकम में ऐड होगा। देन अगर कोई प्रॉफिट है जो एसेट्स थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किए गए हैं उसकी सेल पे और वो किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज़ किए गए, तो उसके केस में अगर जो डिडक्शन अलाउड थी कैपिटल कॉस्ट जो उस एसेट की पड़ी थी उससे अगर ज़्यादा पे भी वो बेचा गया है तो उस केस में भी जो डिफरेंस होगा वो एक प्रॉफिट माना जाएगा और वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी उस साल की जिस साल वो सेल करी गई है। देन कोई बैड डेट्स थे जो, जैसे कि हमने बैड डेट्स की पॉइंट्स डिडक्शंस में बात करी थी कि बैड डेट्स अगर एक्चुअल में इररिकवरेबल हैं तो वो अलाउड हैं, अगर वो चांस है कि वो रिकवर हो सकते हैं तो वो डिसअलाउड होंगे। सो अगर कोई बैड डेट है जो पहले अलाउ किया गया बट लेटर इट वाज रिकवर्ड, ठीक है, सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 बोलता है, तो अगर वो बाद में रिकवर हो गया तो वो भी डीम्ड प्रॉफिट, वो भी एक प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट माना जाएगा और उस साल की इनकम में ऐड किया जाएगा जिस साल वो रिकवर हुआ है। फाइनली कोई अमाउंट है जो स्पेशल रिजर्व से विड्रॉ किया गया था, ठीक है, सो वो भी अगर बेसिकली विड्रॉ किया गया है वो भी एज अ इनकम माना जाएगा और उसको भी प्रॉफिट, डीम्ड प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। एंड फाइनली कोई सेट ऑफ किया गया है लॉस फ्रॉम डीम्ड प्रॉफिट, सो अगर कोई बिजनेस का लॉस था जो इनकर किया गया एक पर्टिकुलर ईयर में और अब वो बंद हो चुका है बिजनेस सॉर्ट ऑफ और वो सेट ऑफ नहीं किया जा सकता किसी और इनकम के अगेंस्ट में, तो वो जो है वो डीम्ड इनकम या डीम्ड प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। हालांकि ये प्रोविजन जो है स्पेकुलेशन के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर कोई सट्टे वाला बिजनेस है, बेटिंग है, उस केस में ये प्रोविजन अलाउड नहीं है, अदरवाइज दैट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट डीम्ड प्रॉफिट। सो डीम्ड प्रॉफिट बेसिकली टॉक्स अबाउट ऑल दीज पैरामीटर्स, ऑल दीज पॉइंट्स जहां पर अगर कोई भी हमें अर्निंग हो रही है एसेट बेचने से साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कोई बैलेंसिंग चार्ज है, कोई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डिस्ट्रॉय किया या बेच दिया, ऑब्सोलीट हो गया और उसमें से कोई सरप्लस अमाउंट जनरेट हो गया, बेचने पे प्रॉफिट हो गया, कोई डिडक्शन पहले अलाउ की गई थी बाद में रिकवर हो गई, या बैड डेट पहले नहीं चांस था रिकवर होने के बट बाद में रिकवर हो गए, तो वो सारी चीज़ों को हम मानेंगे एक
profit या income for that particular business, or they will be termed as deemed profit, presumed to be profit, and they shall be included as an income of that particular year in which they have been received or recovered. So this was about the expenses which have been disallowed. So उसके बाद हम आज बात करते हैं छोटी सी स्नैपशॉट में कि on the various points of seeing how whether the set of payments which we are talking about shall be allowed as a deduction or shall not be allowed as a deduction. This is just kind of a brush up of the concepts that we have talked about. So अगर हम सबसे पहले बात करें कि मिस्टर एक्स है कोई, वो परचेज कर रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम अ कल्टीवेटर और उसको 40,000 कैश में पे किया जा रहा है, तो क्या ये जो 40,000 अमाउंट वो उसको कैश में पे कर रहा है, क्या ये अलाउड करना चाहिए एज एन एक्सपेंस और इट शैल नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंस? 40,000 इन कैश, और परचेज क्या कर रहा है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर हम बात करें सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 की, जो कैश पेमेंट्स की बात करी थी हमने, जहां पर एक्सेप्शंस की बात करी थी, जिसके साथ हमारे पास क्या था, रूल 6DD, अगर रिकॉल करो पिछले सेशन में हमने बात करी थी। सो अगर कोई पेमेंट की जा रही है किसी फार्मर को, कल्टीवेटर को, फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फिशरीज, देर इज जो सिमिलर प्रोडक्ट्स के हमने सब कैटेगरीज की बात करी थी, हॉर्टिकल्चर, सो उस केस में जो है चाहे वो कैश में पेमेंट है 10,000 से ज़्यादा तब भी वो अलाउड है। ठीक है जी। सो ये एक डिडक्शन अलाउड की जाएगी, मानी जाएगी, डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंस। Next is on February 26th, Miss Y sends goods to Chennai by rail cargo and pays rupees 28,000 as freight charges, as kind of transportation charges. So shall it be allowed as a deduction under this head of profit and gain of business and profession? So कोई फ्रेट चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, वो अगर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की हमने बात करी तो उसके केस में हमने कितनी सीलिंग बात करी थी, 35,000 इन कैश। सो अगर नॉर्मली 10,000 है बट ट्रांसपोर्टेशन के केस में 35,000 हो जाता है। सो अगर वो 28,000 उसने पे किया कैश में, इट इज़ लेस देन 35,000, सो इट शैल बी अलाउड एज अ डिडक्शन, एक्सप्रेसली एडमिसिबल और एज अ डिडक्शन विच कैन बी क्लेम्ड। देन अगस्त 16 को मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट किया जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, 78,510 रुपीज़। शैल इट बी अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम? यस। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेप्शंस में ही रूल 6DD के अंदर ही एक और पॉइंट किया था कि अगर गवर्नमेंट को कोई पेमेंट की गई है अंडर लीगल टेंडर, लीगल रिक्वायरमेंट, दैट शैल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस इवन इफ दैट अमाउंट एक्सीड्स रुपीज़ 10,000। देन ऑन September 25th एक बैंक की स्ट्राइक थी एंड मिस्टर एक्स ही पेज अ बिल ऑफ पर्टिकुलर बिल, से इलेक्ट्रिसिटी बिल और एनी अमाउंट ऑफ रुपीज़ 38,000 इन कैश। सो उसने उस दिन बैंक की स्ट्राइक थी और 38,000 कैश पेमेंट कर दी किसी को भी बिल के रिगार्डिंग या किसी भी एक्सपेंस के रिगार्डिंग। सो शैल इट बी अलाउड? येस, इट शैल बी अलाउड, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन में किया था हमने, पॉइंट बात की थी कि अगर कोई कैश पेमेंट्स है, कोई बैंक की स्ट्राइक हो गई या बैंक की हॉलीडे है उस दिन या बैंक बंद है उस दिन किसी कारण से, सो उस केस में अगर 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट करी जाए तो वो भी अलाउड हैज़ एन एक्सपेंस। देन कोई आउटस्टैंडिंग बिजनेस की पेमेंट थी 50,000 की, ठीक है, किसी को पेमेंट करनी थी किसी पार्टी को 50,000, और उसमें से 25,000 उसने बियरर चेक दे दिया और 25,000 बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो क्या ये 50,000 अलाउड होगा एज एन एक्सपेंस? आइए देखते हैं। इसमें से 50% अलाउड होगा, मींस जो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया गया है 25,000 वो अलाउड होगा, बट जो 25,000 बियरर चेक के थ्रू पे किया गया है वो अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बात करी अगर 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो डिसअलाउड है। ठीक है, अगर 10,000 से ज़्यादा चेक से या बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर रहे हो तो वो अलाउड है, बट वो चेक कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए क्रॉस्ड चेक, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक सॉर्ट ऑफ, ठीक है, जिसको हम ऐसे मार्क करते हैं, ठीक है, या उसके बीच में उसका नाम लिख देते हैं या अकाउंट पे ही लिख देते हैं, तो वो क्रॉस चेक होना चाहिए, बियरर चेक नहीं होना चाहिए। बियरर चेक क्या होता है? बियरर चेक मीन्स कि हमने खाली चेक दे दिया और वो क्लाइंट जो है वो खुद नाम फिल कर ले और जाके वहाँ पर कैश पेमेंट ले ले वो ओवर द काउंटर ऑफ बैंक।
सो बियरर चेक की जो पेमेंट है वो अलाउड नहीं है। हाँ, बैंक ड्राफ्ट वाली पेमेंट जो है वो अलाउड की जाएगी। अगर यहाँ पर बियरर चेक की जगह क्रॉस चेक होता तो हम दोनों के दोनों अलाउ करते, 25,000 फॉर चेक, 25,000 फॉर बैंक ड्राफ्ट, ओवरऑल 50,000। देन एक एम्प्लॉय है जो 2 महीने की छुट्टी पर गया हुआ था और उसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी 2 महीने की 40,000 थी, और वो जो है 2 महीने की सैलरी जब वो वापस आया तो उसको कैश में पे की गई। क्या वो अलाउड होगी एज एन एक्सपेंस? नहीं। क्यों? सैलरी अमाउंट अगर 10,000 से ज़्यादा कैश में पे किया जा रहा है तो वो अलाउड नहीं है इन एनी केस। हाँ, लीव एंड कैशमेंट का पॉइंट हमने बात की, एक्चुअल पेड के केस में अलाउड होगा अदरवाइज। देन मिस्टर एक्स है कोई, उसने गुड्स परचेज की वर्थ 48,000 फ्रॉम अ फर्म विच इज़ दिस 48,000 फ्रॉम अ फर्म, ठीक है। और वो कौन सी फर्म से परचेज की? वो फर्म जो कि उसका बेटा जो है, उसका सन जो है वो उसका मालिक है, और उस 48,000 की जो गुड्स रिसीव की उसके अगेंस्ट कैसे रिसीव की? कैश दे के नहीं, एक बियरर चेक दे के, ठीक है। और जो मार्केट वैल्यू है एक्चुअल में उन गुड्स की वो कितनी है? वो सिर्फ 28,000 है। तो क्या ये अलाउड माना जाएगा? सो इस केस में हमने जैसे कि बात की थी पेमेंट टू रिलेटिव, सबसे पहला पॉइंट जो बात किया था, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, कई केसों में वो अलाउ होगी, कईयों में नहीं अलाउ होगी। तो इस केस में जैसे कि वही पॉइंट हम बात करेंगे पेमेंट टू रिलेटिव्स। एक्सेस पेमेंट कितनी है? मार्केट वैल्यू है 28,000, बट हम उस पर्सन ने उसको कितना पे किया है एक्चुअल में? उसने उसको पे किया है 48,000, विच इज़ 20,000 मोर देन द मार्केट वैल्यू। सो जो एक्सेस पेमेंट की गई है वो डिसअलाउ होगी, ठीक है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अलाउ किया जा सकता है अदरवाइज। बट इस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कैश दिया गया है, और कैश नहीं दिया गया हालांकि, बट वो जो 10,000 से ज़्यादा पेमेंट की गई वो बियरर चेक के थ्रू की गई, क्रॉस चेक या ड्राफ्ट के थ्रू नहीं की गई। सो अगर वो बियरर चेक के थ्रू की गई तो वो भी डिसअलाउड है। अगर वो क्रॉस चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की गई होती, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, तो वो अलाउड होती, अदरवाइज ये डिसअलाउड मानी जाएगी इस केस में भी।